नमस्कार। आज मैं बहुत आहत हूं और हैरान भी हूं। आखिर सिस्टम किस मुंह से बड़े बड़े दावे करता है। ये मंथन सिर्फ लखीमपुर खीरी के निघासन कांड के लिए है। ये मंथन है यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए। ये मंथन देश में महिलाओं बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी पर है। और जब मैं आज ये बात कर रहा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जिस हालात में आज उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था जिस हालात में जाती दिख रही है, उसका राम ही राखे। क्योंकि पुलिस का ना तो इकबाल है और ना ही उसका दबाव या डर, बल्कि ज़मीन में कई फीट नीचे उसका इकबाल धंसा नजर आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। यूपी के निघासन में दो दलित बहनों की लाश पेड़ पर लटकी मिली। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम जुनैद, छोटू, सुहेल, करीमुद्दीन, आरिफ और हाफिजुर रहमान हैं, यानी 5 मुसलमान और 1 हिंदू। मैं कह रहा हूं कि हमें इस एंगल से आगे की बात करनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग लब जिहाद पर आ गए और हम आज मंथन उससे आगे की बात करेंगे मंथन में, और जो मंथन करेंगे उससे आगे की बात को लेकर करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकारें गिर जाया करती हैं या गिर गई हैं। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के जाने का जो एकमात्र कारण था वो खराब कानून व्यवस्था रही है। अगर कोई इस भ्रम में है कि खीरी, एटा और अंबेडकर नगर जैसे कांड से जनता को फर्क नहीं पड़ता, तो ये भ्रम ही है। विस्तार से हम समझेंगे कि क्या खीरी के निघासन कांड में लब जिहाद का एंगल डालकर हम इस घटना के लिए या इस घटना के सिर्फ एक छोटे से पहलू को देख रहे हैं। ये बहुत संकुचित देख रहे हैं, बहुत संकीर्ण एंगल को ले रहे हैं और ज़रूरत अब बड़ी पिक्चर देखने की है। तो हम मंथन में उस बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बिहार भी है। बिहार में लगातार अपराध, क्राइम, गोलीबारी, गुंडागर्दी, रेप, झारखंड भी है। हैदराबाद के पुराने शहर चंचलगुड़ा में की एक पुरानी घटना है। दवा खरीदने निकली युवती को कुछ युवकों ने अगवा कर लिया। मेरठ में इलाज कराने गई एक नाबालिग दलित लड़की के साथ डॉक्टर ने हरकत कर दी। ये चंचलगुड़ा की भी घटना बहुत पुरानी नहीं है, हाल की घटना है। इसी तरह गुरुग्राम में भी एक रेप की खबर है। और ये सब क्या हो रहा है? यही नहीं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक 10वीं की छात्रा घर जा रही थी, ऑटो में बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और लेकर भागे। इसी बीच एक बाइक सवार ने उसका पीछा किया और तकरीबन 18 किलोमीटर तक दौड़ाकर उस ऑटो को रोका और बालिका बेहोश हालत में मिली। बदमाश भाग गए, पीछा करके उसे छुड़ाया। बाराबंकी में आश्रम पद्धति विद्यालय में से बच्ची लापता है। इसी तरीके की कई घटनाएं एक हफ्ते के अंदर, हाल में 1-2 दिनों के अंदर हुई हैं। ये सब आज मंथन का विषय है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देखें तो किस तरीके से हमने वो तस्वीर देखी एटा की, जहां सरेआम कुछ गुंडे, कुछ बदमाश गोलियां चला रहे हैं दुकानदार पर, धड़ाधड़। पब्लिक ने दौड़ाया और वो भाग खड़े हो गए। वो तस्वीर हो तो वो दिखा दी जाए किस तरीके से गुंडों ने एटा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और एक दहशत फैला दी। हम बिहार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटना हुई है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सरेआम दुकान में गोली, ये एटा की तस्वीर है और बाद में पब्लिक ने उन्हें दौड़ाकर पीटा, मारा। लखीमपुर का निघासन पहली बार चर्चा में नहीं आया है। जो लोग निघासन को जानते हैं
वो तकरीबन 10-12 साल पहले निगासन कोतवाली में एक दरोगा थानेदार ने रेप कर दिया था। वो घटना भी बहुत राष्ट्रीय फलक पर उछली थी और खूब बवाल हुआ था। उसके बाद ये 2 दलित बालिकाओं के शव गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले, उनको मारकर लटकाया गया, रेप का भी मसला बताया गया। ये पूरे घटनाक्रम देखने को मिले। अब इसमें एक नए तरीके से जो लखीमपुर खीरी का कांड, उसमें नए तरीके से एक नया एंगल डालने की कोशिश की गई कि जो छोटू नाम का व्यक्ति है उसने मुस्लिम युवकों से इन बच्चियों की दोस्ती कराई और फिर लव जिहाद के कारण इनकी जान गई। इस तरीके का एंगल तमाम जगह हम देखने को मिल रहा है और पुलिस ने भी इस एंगल को भरपूर समर्थन दिया। इस एंगल को उछालने में मुख्यधारा के मीडिया में पुलिस का भी बड़ा योगदान रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल हम इसी दायरे में इस घटना को नहीं देख सकते। ये बहुत गंभीर घटना है और बहुत बड़ी घटना है अगर कहा जाए तो। इसी तरीके से नोएडा में स्कूल में एक बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ अजीब तरीके की घटना होती है, वो भी रेप के दायरे में आती है। तो कुल मिलाकर जो अपराध है, चाहे मारपीट हो, गुंडाई हो, बदमाशी हो, रेप हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी नज़र आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को, जो निघासन के आरोपी हैं, बलात्कार और हत्या के आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया है और एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है और मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया। सभी के सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। परिवार वालों ने देर शाम अंतिम संस्कार करने से मना किया क्योंकि वो चाहते थे कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक बच्चे को नौकरी और एक प्रधानमंत्री आवास उन्हें दिया जाए। लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से उन्हें आश्वासन मिला, उसके बाद शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमारे सहयोगी आमिर रजा आज सुबह से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। आमिर ने घटनास्थल का जायजा लिया और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रख के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत की, पीड़ित परिवार से बातचीत की। पीड़ित परिवार जो एक बच्ची जिसकी हत्या की गई, उसके परिजनों का कहना था कि जब तक इन आरोपियों के सीने में बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक उनकी छाती को ठंडक नहीं पहुंचेगी। के न्यूज पहुंचा है उस जगह पर जहां पर वो जो दर्दनाक घटना हुई थी, 2 किशोरी, दलित किशोरियों के बलात्कार के बाद उनकी हत्या की गई थी। ये वो पेड़ है जहां पर उनके शवों को लटकाया गया था और यहाँ पे कई लोग हैं ऐसे प्रत्यक्षदर्शी जो उसके बाद यहाँ पर आए हैं। उन्होंने देखा था कि शव कहाँ पर है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर उनका शव, जब ये आए थे तो शव कहाँ पे लटका हुआ मिला था? यहाँ ये डार में लटका हुआ था। यहाँ पे क्या लगता था आपको देखने में? हमसे देखने में लगता था मार के लटका दिया गया जी। हाँ, तो एक लड़की का मुंह ऐसे था, उसके पैर लग रहे थे। हाँ। और एक लड़की घुटना के भल ऐसे झुकी, मतलब घुटना के भल खड़ी थी। तो सबसे पहले यहाँ कौन आया था? सबसे पहले अब मैं नहीं जान सकता हूँ कौन आया था, लेकिन हम वो आदमी कुछ यहाँ पर आ गए थे फिर बाद में। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मैं उनके लड़की की जो है उनके मैं ताऊ हूँ। यही इसी गांव में नहीं रहते आप? नहीं, यही गांव में रहते हैं। अच्छा, क्या खबर आई थी सबसे पहले जब आप आए थे? हम मतलब आप तक को जब ये घटना हुई थी कौन सी खबर गई थी आप तक? हम धान काटने गए थे, धान काट के घर आए थे। घर पता लगा कि लड़की गायब हो गई है। तब फिर हमने वहां से चल दिए। यहाँ जब रास्ते में पहुंचे तो फिर पता लगा कि लड़की मारी टांगी है। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपको? हाँ, पुलिस ने कोई किया था। अच्छा, आरोपी जो है, जिसमें आरोपी जो है जिनको गिरफ्तार किया, क्या इनको आपने गांव में पहले कभी देखा था? जी, हमने तो कभी नहीं देखा था। नहीं देखा था? आते होंगे, निकले हमारे वास्ते घर के पड़ोस में रास्ता है, अभी दुनिया आ जा सकती। अच्छा, पुलिस की अगर कहानी पर यकीन किया जाए तो पुलिस ने ये बताया कि इनसे इनका प्रेम प्रसंग था। क्या इस तरीके की कभी बातें आप लोगों ने सुना था? नहीं, ये तो कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना था। इनका कहना है कि जो प्रेम प्रसंग की बात पुलिस कह रही है उसके मामले में इन्होंने कभी नहीं सुना था। ये सगे ताऊ हैं, इनका इस तरीके से कहना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है जो कहानी बता रही है, जिसमें प्रेम प्रसंग बता रही है, और इस घटना में बलात्कार की जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा। ये वो जगह है जहां पर कहा जा रहा है कि वो 2 आरोपी जो है वो उन दोनों किशोरियों को लाए थे और सबसे पहले बताया जा रहा है कि इसी गन्ने में
यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी गन्ने के खेत में उन्होंने सबसे पहले उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद यही वो खेत है, यही वो पेड़ है जहाँ पर उनके दोनों लोगों के शवों को यहीं पर लटका दिया था। और यहाँ पर पुलिस ने इसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखा है, क्योंकि अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आएगी, एक बार फिर से इस मामले की जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा भी सहयोग ये है कि हम उस एरिया को पार नहीं कर रहे, लेकिन यही वो जगह है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया था। उसके पहले उन लोगों ने उन किशोरियों को कहां पर हवस का शिकार बनाया था, ये जांच के बाद निकल के आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं घटना ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा किया है। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। सुबह से तमाम उतार चढ़ाव के घटनाक्रम के बाद अब इस वक्त जो किशोरी है, जो दलित किशोरी जिनकी मौत हुई थी, उनको लाया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो गांव के लोग हैं जो इनके शवों को, दोनों शवों को एक ही अर्थी पर लेकर आए हैं। और देखिए यहाँ पर आनंद फानंद में जेसीबी लगाकर इसको वो खुदवाया गया था। उसके बाद जेसीबी से यहाँ पर वो कब्रें इनकी बनाई गई हैं, इनको यहाँ पर दफनाया जाएगा। क्योंकि सुबह से इनके दफनाने को लेकर जो स्थितियाँ थी वो लगातार इस पर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी। सुबह ये बात की गई थी कि इन लोगों को जब तक इनको 1 करोड़ रुपया और इनको एक परिवार के एक आदमी को नौकरी का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये लोग नहीं करेंगे। अंततः प्रशासन ने इनके परिजनों को मनाने के बाद अब अंतिम संस्कार के लिए इनको लिए जा रहे हैं। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। तो हमारे सहयोगी आमिर रजा ने एक तरीके से पूरा जो दृश्य है, पूरा घटनाक्रम बहुत सरल शब्दों में समझा दिया। और इसके लिए जो वहाँ लोग थे, मौजूद थे, उनके जरिए आप तक ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम पहुँचाया। कुछ बयानात सुनिए, उसके बाद फिर सीधे हम मंथन करेंगे। अपराध निंदनीय था, पर अपराधी पर जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की वो योगी सरकार की कार्यप्रणाली का एक नमूना है। अपराधों के प्रति जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती दिखा रहे हैं, वो योगी मॉडल पूरे देश में बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है, अपराधियों पर सख्ती करी जा रही है। माफिया हो, गुंडा हो, अपराधी हो, किसी भी तरह का अपराधी हो, उस पर किसी भी तरह की छूट, किसी तरह की ढिलाई प्रदेश सरकार नहीं करती है। रेप जो आप ये समझते हैं एक सोशल डिजीज़, जो कुछ लोग पैदा ही होते हैं क्राइम करने के लिए। जो हमारी क्रिमिनोलॉजी का प्रिंसिपल है, जो हमने पढ़ा है, 3% लोग डेलिंक्वेंट होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उन्हें क्राइम करना ही करना है। एक तो बात ये, मैं जो बात आपसे करूँगा वो अहम ये है कि हिंदुस्तान के लॉ फ्रेमर्स ने रेप की इतनी सख्त सज़ा कर दी है कि मुझे भी सोचता है कि अपना सबूत मत छोड़ो। तो बेचारा रेप भी होता है कमज़ोर बच्ची के साथ या औरत के साथ, और उसका मर्डर भी होता है। हमारे लॉ फ्रेमर्स को सोचना होगा कि लॉ को सुटेबली अमेंड करें ताकि एक्यूज कम से कम इस हद तक ना जाए। और जो ज़िले में जगह जगह वॉचडॉग बनने चाहिए, सोशल एजुकेशन होनी चाहिए। जो देखिए समाज के अंदर लॉ और सोसाइटी का एक ऐसा रिश्ता है, समटाइम सोसाइटी रेगुलेट्स द लॉ एंड समटाइम लॉ रेगुलेट्स द सोसाइटी। तो एक ऐसा अनोखा रिश्ता है। तो इसमें हमें समाज को जागरूक करना होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्स एजुकेशन दे लोगों को। और ये जो ऑनस्लॉट हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, न्यूड फिल्म्स, ब्लू फिल्म्स, इससे बहुत खराबी हुई है। इसमें कहीं लड़कियों के साथ और ख़ासतौर से दलित लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी 5-6 दिन पहले ही सरकारी आंकड़े आए हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के। जो सरकारी आंकड़े होते हैं, हमारे आपके बनाए हुए नहीं होते हैं, तो उनमें भी आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में तिगना चौगना हुआ है औरतों के ऊपर अपराध, और उसमें दलित लड़कियों के ऊपर अपराध का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और मुझे लगता है कि ये इसी की जो कड़ी एक हमें अब लखीमपुर की घटना में मिली है। और ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है कि जिन तबकों को गरीबी और महंगाई वगैरह की मार सबसे ज़्यादा सहनी पड़ रही है, वहाँ पे अपनी लड़कियों की इज्जत के साथ भी सबसे बड़ा अपमान इसी तबके को सहना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की और देश के लिए शर्म की बात है। इधर जो अचानक बढ़ोतरी हुई है पिछले 6-7 सालों में,
उसका कारण मुझे ये लगता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ये बात नहीं है। चाहे उनके दावे कितने भी बड़े हों, और एक बार नहीं हम सैकड़ों बार ये वाली बात सुन चुके हैं कि देश में, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, हर तरह का अपराधी चूहे के बिल में चला गया है और उसे सिर उठाने की हिम्मत नहीं है। पर लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, ये आखिरी जो हमने आपको बाइट सुनाई, जो बयान सुनाया, ये वो आखिरी शख्स हैं इस मंथन में। जो बयानात की जो श्रृंखला हमने आपको सुनाई, उसमें आखिरी शख्स हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें हमारी चर्चा के लिए छोड़ दी। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा एक जानी मानी देश की विद्वान हैं और उन्होंने कहा कि भाई हाल में उन्होंने ये कहा कि भाई सरकारें चाहे जिसकी हो, मैं कहीं इसको लेकर नहीं करती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों पर, उस वर्ग जो साधनहीन है, पीड़ित है, खाने को मोहताज है, उस पर इस तरीके के जो कांड हैं, हमले हैं, उसी वर्ग पर हो रहे हैं, यानी वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और हाल में उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं हुई हैं ज़्यादा, देश में भी बढ़ी। और एनसीआरबी का एक डेटा का भी उन्होंने एक हवाला दिया और कहा उसके मुताबिक भी उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। मायावती ने भी पिछले दिनों दलित उत्पीड़न को लेकर ट्वीट किया था। और प्रोफेसर डॉक्टर रूपरेखा वर्मा ने ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो प्राथमिकताएं सरकार की होनी चाहिए, सरकारों की होनी चाहिए, वो है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो सिस्टम के लोग हैं वो कहते हैं कि चूहों के बिल में अपराधी घुस गए हैं, गुंडे घुस गए हैं, बलात्कारी घुस गए, माफिया घुस गए, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। मंथन शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात इस जगह कहना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि 19 तारीख से, इसी महीने की, इसी 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी है। इस दृष्टि से अब इस मसले पर राजनीति भी स्वाभाविक है, होना है। और सुबह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, तमाम नेता और बहुत सारे नेता वहाँ लखीमपुर के निघासन गए भी। मंथन में मेहमानों का परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत वरिष्ठ नेता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमेशा बहुत प्रखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। मन बहुत भारी है आज, इसलिए शायद बहुत मैं लो साउंड फील, अपने आप को लो साउंड कर रहा हूँ, बहुत लो फील कर रहा हूँ। देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जुड़ गई हैं। ताहिरा जी का बहुत स्वागत। अभिमन्यु त्रिपाठी कांग्रेस के, माफ़ कीजिएगा, अभिमन्यु त्रिपाठी ने अभिमन्यु त्यागी जी हैं, ये इसमें मुझे त्रिपाठी लिख कर दे दिया गया। अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में हमारे संवाददाता आमिर रजा और भी कई संवाददाता जहां घटनाएं हुई हैं वो लोग भी जुड़ेंगे। डीएन सिंह साहब शायद अभी नहीं जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बड़े साहित्यकार लखीमपुर के, उन अभी शायद थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। मंथन इसी बात को लेकर शुरू करते हैं कि भाई लखीमपुर को ऐसा लग रहा है कि नज़र लग गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कांड। और जो पुराने लोग हैं, ब्रजेश सौरभ जी जानते होंगे, निघासन कांड एक 10-12 साल पहले एक और हो चुका है, जब थाने में रेप हुआ था, जहाँ तक मुझे हल्का फुल्का याद है। उस दौर 10-12-15 साल पहले की बात है, ये घटना हुई थी, काफ़ी बवाल हुआ था उसमें। ये घटना एक तरीके से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, योगी जी लगातार काम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, अपराधियों के घुटनों में गोलियां मारी जा रही, पुलिस मार रही है, उनको ठिकाने लगा रही है, बड़े बड़े माफियाओं के घर कुर्क किए जा रहे हैं ब्रजेश जी, लेकिन घटनाएं भी ताबड़तोड़ हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो एटा में सरेआम गुंडे गोलियां चलाते हैं, वो दृश्य दिखाया जाए, अभी वो चर्चा में खूब वीडियो है। लखीमपुर की ये घटना हो गई, तो आज हमारा सवाल यही है कि ठीक है, ऊपर के जो शासक वर्ग हैं या जो सेवक
कहिए योगी आदित्यनाथ की मंशा में कहीं कोई जरा सा भी खोट नहीं है, ये मैं मान लेता हूँ और इसमें मानने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करते हैं, जिस शक्ति से काम करते हैं, जीरो टॉलरेंस को लेकर काम करते हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद इतनी सारी घटनाएं, काशी में एक बच्ची का आज ही अपहरण हुआ, एक राहगीर ने उसको दौड़ाकर उस ऑटो को पकड़ा। एटा में आपने देखा कि किस तरीके से गोलीबारी दनादन सरेआम गुंडाई कर रहे हैं। लखीमपुर का कांड सबके सामने है। अंबेडकर नगर में ये घटना, वहाँ भी गैंग रेप हुआ है। नोएडा में बच्ची से रेप हुआ है। ये सब एक दो दिन की आजकल की बहुत सारी घटनाएं हैं। ब्रजेश जी, क्या सवाल नहीं उठने चाहिए इस पर, या सवाल नहीं उठेगा? देखिए, मैं आपसे एक बात तथ्यपूर्वक कहना चाहता हूं, और हमारे सारे साथी जो आज इस बहस में शामिल हो रहे हैं, आज से 12 वर्ष पहले घटना का जिक्र, जब निघासन की उस घटना का जिक्र हुआ, तो संयोग से उस वक्त मैं विधानसभा में था और मैंने उस बहस में पूरे सदन को शामिल होते हुए देखा था। और आज आपको बताऊं कि आपको याद होगा, 9 साल पहले बदायूं में घटना घटी थी जिसमें 2 बहनों की हत्या हुई थी। उनको घटी थी 9 साल पहले। उस वक्त 12 साल पहले बहन जी की सरकार मायावती जी की थी, और 8-9 साल पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और आज सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। हम एक बात जो सबके बीच एक सामान्य सी बात पाई जाती है, वो यह है कि घटनाएं हर दौर में घट रही हैं, किसी दौर में कम, किसी दौर में ज्यादा, ये हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि प्रभावी कार्रवाई, मैं आपको एक घटना बताता हूं। बहराइच में घोड़ी बछेड़ी एक कांड हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, घोड़ी बछेड़ी गांव हुआ करता था। वहां पर ये घटना घटी थी, वहां पर भी ऐसे बलात्कार की घटना, वहां पर भी ऐसे ही बर्बर अत्याचार की घटना थी, ऐसे ही बदायूं का कांड था, आपको याद होगा। इसी पर आर्टिकल 15 पिक्चर आई थी जी। इसी के बाद निघासन की घटना आज से 12 साल पहले घटी थी। और आज आप ये देखिए कि रांची में वहां पर बर्बर तरीके से कैसे एक मासूम बच्ची को तेजाब डाल करके कैसे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये घटनाएं पूरे देश का एक पार्ट बनी है। अपराध का, किसी भी अपराधी की मानसिकता को हम लोग कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यह बात आप पहले से भी देख रहे हैं कि अपराधी अगर अपराध करने पर आमादा है तो प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जब हम पूरा परीक्षण करते हैं तो आप देखिए, मात्रा में कम ज्यादा, अपराधों की मात्रा में कमी ज्यादा होती है, लेकिन अपराध कहीं किसी भी दौर में खत्म नहीं होता। यहां पर विषय है कि आखिर जो सरकारें रहती है वो प्रभावी कार्रवाई कैसे करती है। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं स्वयं विधानसभा का सदस्य था और उस घटनाक्रम के बारे में पूरा सदन बहस कर रहा था, उस वक्त तत्कालीन सदन के नेता ने कहा कि हम इस पर पूरी तरीके से बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करवा रहे हैं। जो भी हुआ कार्रवाई वैसे हुई जैसे होती है। फिर ये जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, फिर घटना घटती है बदायूं की, वहां पर भी यही बर्बर हत्याकांड, वैसे ही पेड़ में लटका दिया जाना, वैसे ही 2 बहनों के साथ अत्याचार। आज जो निघासन की घटना है, जो फिर से बार बार निघासन, लखीमपुर, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि लखीमपुर अभिशप्त हो गया है। ना जाने किसकी नजर लग गई है ना जाने किसकी नजर लग गई है लखीमपुर पर पूरी तरीके से जैसे अभिशप्त जनपद के तौर पर आ गया है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी और बहन जी की सरकार नहीं जो सिर्फ सदन में सिर्फ आश्वासन दे। ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इस बात पर आप पूरा यकीन कर सकते हैं कि आपने देखा है कि अपराधी जहां कहीं पर भी है, अगर वो पाताल में भी है तो वहां से भी लाया जाएगा। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी आपको हफ्ते भर पहले मऊ के संबोधन में कहा था। आज इस बात को फिर मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे सारे जितने साथी हैं, इस बात को वो लोग तस्दीक करेंगे और सहमत होंगे कि निश्चित तौर पर अपराधी इस सरकार में अपराध करने के बाद आराम की जगह पर नहीं बैठ सकता। ये पूरा आश्वासन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दे सकते। ठीक बात, सहमत, बहुत बहुत नब्बी तुली, और बहुत मैं कहूंगा कि ब्रजेश सौरभ जी ने बहुत
नप्पी तुली बड़ी मेच्योर बात की। मैं वास्तव में तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत बिना कोई, क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है। आज मैं बहुत खुद को पीड़ित महसूस कर रहा हूं। आज बहुत मैं कष्ट में हूं, व्यक्तिगत कष्ट में हूं इस घटना के बाद। जी, सारे लोग, सारा प्रदेश, जो भी माँ पिता भाई बहन कोई भी होगा। मैं अभी प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी का एक वो स्टेटमेंट सुन रहा था, थोड़ा सा कम क्लियर था लेकिन सुन रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूं, फिलॉसफी में लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका छात्र रहा जी। मैं उनका बयान पढ़ रहा था। देखिए, वो हमारी प्रोफेसर रही हैं, हमको उन्होंने पढ़ाया था, मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूं। लेकिन सच बताऊं, जिस तरीके का प्रतिनिधित्व वो कर रही थी या जिस तरीके से वो समाज की व्यवस्था को परिभाषित कर रही थी, सहमत नहीं हूं। उसका रीजन क्या है? ये कहना कि गरीबी, तंगहाली और सारी चीजों और उनके कारण ये हत्या और बलात्कार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें नजरिया हो सकता है हर व्यक्ति का। प्रोफेसर साहब को भी हम गलत नहीं ठहराते, आपको भी गलत नहीं ठहराते। ताहिरा जी से एक छोटा सा व्यू ले लें, फिर मनोज यादव जी के पास चलेंगे। ताहिरा जी, ये घटनाएं, रेप की घटनाएं तो आप देश भर में आप आवाज उठाती हैं और हम पूरी समग्र बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही निगासन की घटना ने बिल्कुल हिला के रख दिया है। और इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। काशी में बच्ची के अपहरण का प्रयास, बाराबंकी में आश्रम पद्धति विद्यालय से बच्ची चली गई, नोएडा में रेप है, इसी तरीके से मेरठ में रेप की कोशिश है। मतलब 3-4 दिनों के अंदर मैं देख रहा हूं, एक लंबी लिस्ट मेरे सामने है। मेरे सहयोगियों ने एक लंबी लिस्ट हमें दी है कि भाई ये सब हाल की घटनाएं हैं, आप देखिए। और काशी में एक बाइक सवार ने एक बच्ची को बचाया है, उसने पीछा करके उस ऑटो का पीछा किया है। अब अगर पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई इन दरिंदों पर कर दे तो वो आगे ऐसी हरकत नहीं करेंगे, वरना ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, इस तरीके की घटनाएं, और हर बार में एंगल ताहिरा जी लव जिहाद देके छुट्टी कर दी जाती है। ताहिरा जी अनम्यूट करिए अपने आप को, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी, मैंने कहा कि बहुत शर्मनाक घटना है, इसको लव जिहाद का एंगल देने से बात नहीं खत्म हो जाएगी। और ये घटना कोई, हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के मुद्दे पे काम करते हैं, वो बदायूं में भी ऐसे ही बोले थे, वो उन्नाव में भी ऐसे ही बोले थे, और हाथरस में भी बोले थे। और 12 साल पहले जो निगासन में सोनम के साथ हुआ था, उसके साथ बलात्कार करके जो पुलिस चौकी में टांग दिया गया था उसको, वहां भी हम लोग बोले थे। तो ये ऐसा नहीं है, महिला मुद्दों पर महिलाएं बोल रही हैं, जो महिलाएं मुखर काम कर रही है उस पर बोल रही है, और हमारी आधी जमीन बोल रही है। वो देख रही है कि जिस तरह से महिला के प्रति अपराध बढ़ा है, अब वजह यह है कि क्यों बढ़ा है, बात इस पे होनी चाहिए, कैसे रोका जाए। क्या हर बार अपराध बढ़ेगा? हम बैठ के डिबेट करेंगे, हम अफसोस करेंगे बस, क्योंकि 2012 निर्भया के बाद एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया, उस कानून को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। सौरभ जी आएंगे, ताहिरा जी को कंप्लीट करने दिए, ब्रेक पर जाएंगे, फिर आएंगे आपके पास। जी ताहिरा जी प्लीज। उसका रिड्रेसल होना, उसको इस सच केसेस का रिड्रेसल फास्ट ट्रैक कोर्ट से होना चाहिए, जिससे हमारे विटनेस हॉस्टाइल ना हो और हीनियस क्राइम करने के बाद लोग निकल ना पाए। मसल पावर या पावरफुल लोग हैं या कोई भी है तो वो निकल ना पाए। इसलिए पुलिस का भी रिफॉर्म जरूरी है, पुलिस का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, जिससे कि वो एविडेंसेस प्रॉपरली कलेक्ट करे, कन्विक्शन रेट बढ़े। कन्विक्शन रेट 26% है। आप महिलाओं के प्रति बढ़ने वाले क्राइम को कैसे रोकेंगे? और जब इस तरह के क्रिमिनल निकलेंगे, उनको मिठाई खिलाई जाएगी, आप क्या उम्मीद करते हैं कि महिला महिला है, उसको किसी धर्म जात में मत बांटिए। रेपिस्ट है, वो महिला की बॉडी को वॉयलेट करता है, और नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वॉयलेटिंग विमेन बॉडी। आप ये सोचिए कि उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अपनी 2 बच्चियों को खो दिया है, उसका क्या हाल है। मैं उसका वीडियो देख रही थी। तो आप उनको किसी जन धान में मत बांटिए। लव जिहाद लव है, लव हो कोई हो, ये कौन सा लव है? लव और जिहाद दोनों एक साथ मेरे समझ में नहीं आता है। कुछ भी हो, ये किसी को लाइसेंस नहीं मिलता कि वो किसी की जान ले ले, किसी महिला के साथ बलात्कार करे।
बलात्कार तो वैश्या के साथ भी नहीं किया जा सकता जो प्रैक्टिस कर रही है। मैं आ रहा हूँ ब्रजेश जी, आ रहा हूँ, प्लीज कृपा करके आप मेरा ऑब्जेक्शन लीजिए प्लीज। मैं आ रहा हूँ, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। तायरा जी मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ और ब्रेक के बाद आऊंगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय तायरा जी ने उठाया है कि भाई अगर बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट, उनको रेप करने वाले लोग बाहर आ जाते हैं, उनको टीका और मिठाई खिलाई जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी ब्रेक से पहले तायरा जी ने कहा कि भाई जब रेपिस्ट को मिठाई खिलाई जाएगी, टीका किया जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ ने कहा कि भाई ये घटनाएं होती रही हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए कि ये रोकी कैसे जाए, किसके राज्य में थोड़ी कम, किसी के राज्य में थोड़ी ज़्यादा। चर्चा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को भी शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। मनोज जी, अभी कुल मिलाकर जो चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि भाई बदायूं आपके भी राज्य में हुआ, आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है, किसी राज्य में कम, किसी राज्य में ज़्यादा, लेकिन योगी सरकार की मंशा ये है कि भाई जो अपराधी है वो सही सलामत नहीं रह पाएगा। अपराधी जो है वो कहीं भी हो, किसी बिल में घुस जाए, कहीं भी चला जाए, कहीं भी छिप जाए, ब्रजेश जी कह रहे हैं कि वो बच नहीं पाएगा। आप लोगों में वो फर्क कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में या बहन जी की सरकार में ऐसी स्थितियां नहीं थी। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदार जवाब आपसे चाहता हूं, ये तू मैं और ये बहुत सीरियस डिबेट है, आप वैसे करते भी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा अगर मैं ब्रजेश सौरभ जी की बात को ध्यान में रख के अपनी बात शुरू करूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं रहेगा और हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, नहीं, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और करके चीजें बेहतर कर देगी। चलिए, ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहा भी जा सकता है, क्योंकि सरकार का इंटेंशन मेरे ख्याल से हो सकता है कि खराब ना हो, सरकार बेहतर ही सोच रही होगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अपराध क्यों उसके शासनकाल में हो। लेकिन एक बात तो आपका मनसा क्या है, आपकी सोच क्या है, वो उजागर करती है। आप हमारी सरकार पे आरोप लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों को बचाया जाता था, सब कुछ आप कह सकते हैं, चूंकि आप सत्ता में बैठे हैं और आपकी बात जनता सुनेगी, मेरी भी बात जनता सुनेगी। तो जो बिल्किस बानो जी का जिक्र हुआ,
माफ करिएगा, बीच में कोई बोले ना। मैं बिल्किस बानो केस की बात इसलिए करना चाहूंगा, मेरी इच्छा नहीं है उस केस को मैं दोहराऊं, क्योंकि ये भारत के अपराध तंत्र पे या अपराध के एग्जाम्पल पे सबसे घिनौना मेरे ख्याल से अब तक अगर भारतीय इतिहास में कुछ रहा वही रहा कि 13 हत्याएं, रेपिस्ट जिसमें 3.5 साल की एक बच्ची की हत्या, 13 लोग रेपिस्ट, इसके बाद कई लोगों की हत्याओं के दोषियों को छोड़ दिया जाता। चलिए कानून छोड़ देता तो छोड़ देता, कोई बात नहीं थी। छोड़ा किसने? सरकार ने, वहां की मौजूदा सरकार ने, जिसको दोषी ठहराया माननीय सुप्रीम कोर्ट तक की अदालत ने। सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट की अदालत की सुनवाई के द्वारा वो दोषी ठहराए गए। तो ब्रजेश सौरभ जी को अगर ये घटना नहीं याद आती तो मैं याद भी नहीं दिलाना चाहूंगा, क्योंकि एक हर व्यक्ति का एक अपना वैक्यूम होता है, एक एरिया होता है, उसको कोई नहीं चाहता कि कोई टच करे उस चीज को। तो ब्रजेश जी अगर नहीं टच करना चाहते हैं तो उनको मुबारक। लेकिन मनोज जी मैं टच करना चाहता हूँ मित्र, मैं एक वाक्य में एक बात बीच में नहीं, माफ करिए, बीच में नहीं प्लीज। मैं हाथ जोड़ के मैं अपना समय दे दूंगा आपको। आपकी बात से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं एक बात कहता हूं, सरकार की इच्छा होगी लड़ने की, बिल्कुल लड़ना भी चाहिए सरकार को, लेकिन क्या सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लगातार चरमराता है, आपने 10 घटना आज के 2 दिन की गिना दी, आपने उस घटना को जो फायरिंग करता वो आपकी स्क्रीन पे व्यक्ति चल रहा है, तो वो नजरिया कैसे बदलेगा? बिहार वाला तो पूरा एक्सट्रीम मीडिया में आके खबर बनती है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में वही घटना घटती तो एक्सट्रीम मीडिया में आके नहीं बनती, तो हम किसी सरकार पे कैसे सवाल उठा लेंगे? हम तो समझेंगे, जनता समझेगी कि ऑल इज वेल है, लेकिन वो ऑल इज वेल कहीं है नहीं। परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की इच्छा अगर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है तो वो भेद नहीं करेगी, वो कार्रवाई करेगी। लखीमपुर इज अ हब ऑफ क्राइम, और वो क्यों है? वहां पे 5 किसानों पे और एक पत्रकार पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। कितना होल्ला होता है, कितना मीडियाबाजी होती, कितना किसान धरने बैठता, लेकिन कार्रवाई कैसे होती? मनमाने तरीके से कार्रवाई सरकार करती है कि हाँ हम इनको तो बना रहे हैं, इन पे 302 और अगर 120B का मुकदमा है तो इनको हम दोषी नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि सरकार अपने हिसाब से दोषी अपने हिसाब से सजा देना चाहती है। दुर्गेश जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये मंशा के साथ अपराध खत्म करने की बात होगी तो मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल पे माफी मांगते हुए कह रहा हूं कि सदियां बीत जाएंगी, सदियों से चलता आ रहा है यह अत्याचार, और सदियां बीत जाएंगी मुझे नहीं लगता है। और निर्भया केस की उस जो भारत में एक मैसेज गया था उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ये मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। सरकार पे मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि सरकार ने बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है। इसलिए मनोज जी निर्भया कांड का आपने जिक्र किया। निर्भया कांड के बाद ये हम लोगों ने एक तरीके से मुतमईन हो गए थे, आश्वस्त हो गए थे कि भाई अब इस तरीके की घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन रिकॉर्ड चौंकाने वाले हैं। साल दर साल घटनाएं बढ़ी हैं, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, और आज हम ओवरऑल 7-8 घटनाओं के आलोक में, जो हाल में 1-2 दिन के अंदर हैं, उन घटनाओं के आलोक में कम से कम उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिसको लेकर तमाम अब आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी सवाल उठा रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश पर कहते थे कि भाई वो गुंडों के सरदार हैं, चुनाव में बहुत बार ये बात कही गई। ये पूरा, और जो रेप का मसला है वो पूरे देश का मसला है। तो इसलिए जी कहिए मनोज जी, बोलिए। मैं एक लाइन कह सकता हूं इस बात पे, और मेरी इच्छा भी है कि कोई भी सरकार खाली और क्लीन स्विप नहीं दिखनी चाहिए। कोई भी सरकार ने सवाल सब पे उठने चाहिए, घटनाएं अगर घटित होती हैं उनके कार्यकाल, लेकिन उस सरकार की मंशा अपराध से लड़ने की क्या है? क्या किसी छोटी बदायूं घटना की आपने बात की, उसकी जांच हुई, लास्ट में क्या निकल के आया सभी को पता है, लेकिन वो हमारे उसमें वो ऑनर किलिंग का केस था, लेकिन वो भी
जस्टिफाई नहीं करती समाजवादी पार्टी, उस पे भी दोषियों को जेल जाना चाहिए। कितनी ऑनर किलिंग हुई, कितनी सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के दौरान हुई। इस सरकार, हम किसी चीज से मुंह नहीं मोड़ना चाहते, हम अपनी सरकार को ऑल इज वेल नहीं कहना चाहते। हाँ, अगर हम ऑल इज वेल कह देंगे तो निश्चित तौर पे हम अपराध से लड़ने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो सोच है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम डिनाई करेंगे, उसको पीछे करेंगे और ऑल इज वेल का हम टैग लगा के ठीक बात। अभिमन्यु त्यागी को जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा चर्चा एकांगी है। अभिमन्यु त्यागी, कुल मिलाकर ब्रजेश सौरभ जी ने कहा कि भाई मंशा आपकी तो खैर उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से सरकारें नहीं है, लेकिन जहां भी है आपकी सरकार, राजस्थान में वहां लेकर कुछ ना कुछ बवाल चलता रहता, कहीं रेप, कहीं बवाल, कहीं झंझट, इस तरह की चीजें वहां चलती रहती है और लगातार खबरें भी आती रहती हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा पे क्यों सवाल आप लोग उठाते हैं? योगी जी काम कर तो रहे हैं, बोलिए। आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत नमस्कार, अनम्यूट करिए। दुर्गेन जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। अभी गाजियाबाद में 3 दिन पहले एक 80 साल की वृद्ध महिला का 2 लड़कों ने हथियार के बल पर कान के कुंडल लूटने की कोशिश करी। जब कान के कुंडल नहीं लूट पाए तो ब्लेड से कान काटा, और वो वृद्ध महिला के बेटे बुलंदशहर सदर से विधायक है, उनका नाम है प्रदीप चौधरी। जब महिला 50 मीटर दूर पुलिस वालों के पास गई तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। 3 घंटे बाद कप्तान को जब विधायक ने फोन करा तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरह एटा में गोलीबारी की घटना है, वो आज सबके सामने है। मेरठ में, बनारस में, अंबेडकर नगर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटना सबके सामने है। लखीमपुर खीरी में किस तरह से टैनी के पुत्र ने किस तरह से किसानों का नरसंहार किया, वो सबके सामने है। ये टेनी को मत लाओ, अभी टेनी को मत लाओ, अभी मौजूदा उस पर बात कर लो। टेनी पे चर्चा हो गई है। दुर्गेन जी, आप जो है आप कंप्लीट करने दीजिए। मैं रोक रहा हूँ, मैं खुद रोक रहा हूँ कि डिरेल मत करो। चर्चा हो रही थी वहाँ इस तरीके का अगर विषय परिवर्तन किया जाएगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं सौरभ जी, मैं विषय परिवर्तन किसी को नहीं करने दूंगा, मैं विषय पर रहना चाहता हूं और सभी से यह अनुरोध है। त्यागी जी बोलिए। जिस तरीके का त्यागी जी जिस तरीके का बयान कर रहे हैं, और इसके पहले बहन ताहिरा जी ने जब जैसे ही लव जिहाद का विषय आया, उन्होंने विषय को पूरी तरीके से बिल्किस बानो पर ले जाकर केंद्रित कर दिया। नहीं, वो बिल्किस बानो पर नहीं ले जा रहे, वो रेफरेंस दे रही है सौरभ जी, वो रेफरेंस है, वो रेफरेंस दे रही है, बिल्किस बानो पर नहीं ले जा रही। चर्चा बिल्किस बानो पर नहीं है, चर्चा निघासन पर है, चर्चा उत्तर प्रदेश के अपराध पर है, चर्चा देश की जो महिलाओं के साथ घटनाएं उन पर है। होती है अगर इन्होंने बिल्किस बानो की बात कही, मैं पूछना चाहता हूँ लव जिहाद में घटना घटी क्यों किया? आखिर ये पूरा लव जिहाद का विषय तो है। आप तो प्रेम जाल में करके उनकी हत्या करने को बचाना चाहते हैं। पूरा घटनाक्रम एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए आप लोग। हमारे 2 सहयोगी, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं, हमारे 2 सहयोगी नोएडा से मोनिंदर शर्मा और अंबेडकर नगर से सभी अब्बास जुड़े हैं। एक इनसे फौरी तौर पर 2 घटनाओं की जानकारी लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं। ब्रजेश जी, आ रहा हूं मैं माफी के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। सभी अब्बास, जो अंबेडकर नगर की घटना है उसमें क्या अब तक पुलिस ने कार्रवाई की, ये जरा बताइए। पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं और बहुत गंभीर नेता भी हैं ये। जी सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में आज 2-3 दिनों से लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है देखने को मिल रही हैं। अभी 2 दिन पहले मंगलवार को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद फिर उसको जो है दुष्कर्म करने वाले लोग जो है उसको ले जाते हैं, नहर में फेंक देते हैं। हालांकि वो परिवार जो है 15 दिन पहले जो है वो बच्ची गायब हुई थी, तो उसको जो है थाने जाकर उसकी गुमशुदगी जो है दर्ज कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई, घटना तो आपने बताई, घटना दर्शकों ने देखी, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सभी अब्बास जी, उसके बाद फिर जो है जब ये मामला आया तो उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। फिर आज एक घटना ये आई कि बलात्कार में, गैंगरेप में जो है 3 अभियुक्त पकड़े गए, उनको जेल भेज दिया गया। तो इस तरीके से लगातार अंबेडकर नगर हो या अगल बगल कोई भी जिला हो,
सब जगह यही चल रहा है कि जो है पीड़ित अगर जाता है, हालांकि थानों में महिला डेस्क बनाया गया है कि उनकी फरियाद सुनी जाएगी, उनकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन एक ये दिखावा दिखाया जाता है। हालांकि इसमें कहीं से एक भी सच्चाई नहीं है कि उनको जो है। ठीक बात जी, ठीक बात। मैं ताहिरा जी, बस मैं 40 सेकंड ताहिरा जी, अपने इन साथियों को फ्री करता हूं, फिर चर्चा में आता हूं। मुनिंदर शर्मा जी, नोएडा की घटना बहुत निंदनीय, बहुत पीड़ित कर देने वाली घटना है। उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है और पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया, लेट किया, बहुत अच्छी कार्रवाई की? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा। पुलिस की जो कार्रवाई है अभी तक, जो एडीसीपी हैं द्विवेदी जी, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो डॉक्टरी इस लड़की की हुई है, तो इंटरनल डॉक्टरी के लिए जो लड़की के जो मतलब परिवार ने मना कर दिया है, और आउटर कोई भी मतलब जो निशान थे या कोई भी जख्म है वो नहीं पाए गए हैं। इस तरीके का बयान जो एडीसीपी है उन्होंने दिया है। जहाँ तक मेरी बात अगर मैं करूँ उस महिला की, तो महिला बहुत गरीब है और लोगों के घर में जा जाकर बर्तन धोती है, बर्तन साफ करती है, उससे उसके घर का गुजारा चलता है। तो ये जो महिला है बार बार वहाँ पर थाने गई, उसने अपनी गुजारिश की, तब जाके उसकी शिकायत ली गई, और अभी पुलिस ये कह रही है कि उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, बहुत शुक्रिया दोनों साथियों का, बहुत शुक्रिया। सभी अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया, मुनिंदर शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ताहिरा जी के पास चलते हैं। ताहिरा जी कुछ कह रही थी, शायद वो आपस में बातचीत में वो आवाज दब गई। ताहिरा जी को सुनेंगे, उसके बाद फिर ब्रजेश सौरभ के पास जाएंगे। ताहिरा जी। जी, मैंने कहा मेरा स्टेटमेंट ब्रजेश जी ने शायद ठीक से सुना ही नहीं है। ब्रजेश सौरभ जी, मैंने कहा था लव जिहाद, ये दो वर्डों को एक साथ मुझे अजीब से लगते हैं, लव और जिहाद भी। लेकिन अगर आपने किसी का लव में किसी को धोखा दिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसको मारा है, उसकी जान लिया है, तो सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, इससे रोंगटे खड़े हो जाएं। और मैंने बिल्किस बानो की बात इसलिए की, मैंने इसलिए नहीं की, मैंने कहा ना जात धर्म नहीं, हम महिला मुद्दे सब पे बोलते चाहे किसी सरकार में हो, इसलिए की कि इस तरह की नजीरें जो है वो गलत प्रेसिडेंट सेट करती हैं। ये हीनियस क्राइम करने वाले बलात्कारियों के अंदर डर कम होता है। हम बार बार कहते हैं कि इनको कानून का डर नहीं है क्या, इनको कानून का डर नहीं है क्या? जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं तो ये बलात्कारी दरिंदे चाहे किसी भी जाति और धर्म के हो ब्रजेश जी, उनके अंदर डर कम होता है। कन्विक्शन रेट कम जब हो जाता है तो उनको लगता है हम निकल जाएंगे, बड़ा वकील करके निकल जाएंगे, कैसे भी निकल जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद कानून बना कि रिड्रेसल फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो और सख्त सख्त सजा मिले, रोंगटा खड़ा करने वाली, ये इंसान नहीं दरिंदे हैं। चाहे वो लखीमपुर के हो, चाहे इससे पहले जो निगासन में घटना हुई, चाहे वो बदायूं के हो, चाहे वो नाव के हो, चाहे वो हाथरस के हो, इन सब को दंडित किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में डर पैदा हो महिला के प्रति क्राइम करने से। ठीक बात है। ब्रजेश सौरभ जी, ताहिरा जी ने अपना पक्ष और स्पष्ट कर दिया, आपने शायद सुन भी लिया होगा पूरी तरीके से। सबसे बड़ा सवाल है कि ये एटा की घटना, अभी प्रदीप चौधरी की मां के साथ ये घटना, ये तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर के उसमें नहीं आती हैं क्या? ये तो सनसनीखेज घटना है कि सरेआम कोई दनादन गोलियां चला रहा है, कोई कान काटे ले रहा है। अब उसको तो ये पता नहीं था कि विधायक जी के माता जी हैं, लेकिन क्राइम कमिट किया। तो ये घटनाएं तो कहीं ना कहीं सनसनीखेज बनाती हैं। ये सब मान रहे हैं कि भाई निगासन या बदायूं या इस तरह की घटनाएं हर राज्य में हुई हैं और ये देखा जाना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई किसने की। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन क्या ये सनसनीखेज, क्या लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं उठाती ब्रजेश जी? ब्रजेश जी अनम्यूट करिए, दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए ब्रजेश जी। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जी। मैं आपके इस प्रश्न को दो भाग में बांट करके जवाब देना चाहता हूं। अवश्य, स्वागत है, दीजिए। बहन ताहिरा जी ने जब अभी विषय को
एक तरफ रख करके बिल्किस बानो का उदाहरण दिया। मैं पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो की घटना कितने वर्ष पुरानी है? एक बात, अगर बिल्किस बानो की घटना को आज की घटना से जोड़ा जाता है तो एक प्रश्न मेरा अभी है, शिकार कौन होता है, किस परिवार के लोग और कौन लोग होते हैं? अगर आप आंकड़े उठा के देख लें तो शिकार सबसे पहले हमारे समाज का, हिंदू समाज का सबसे पिछड़ा और पीड़ित और उपेक्षित वर्ग होता है दलित, या थोड़ा सा ऊपर उठ करके अन्य जातियों पर। लेकिन पीड़ित करने वाला वर्ग कौन होता है? अगर आप उसको सारी घटनाओं को उठाकर देख लें तो आपको दुर्गेंद्र जी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि एनसीबी का आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लें, उत्तर प्रदेश नहीं भारत के किसी कोने में आप देखेंगे अपराधी किसी एक विशेष वर्ग का होगा। और निश्चित तौर पर वो इस बात के लिए कि अगर उसके जैसे उसके लव जिहाद की परिभाषा में वो अपने को परिवर्तित नहीं करता, उसके अनुसार ढल नहीं जाता, उसका हश्र या तो जान जाना है, या उसको फांसी के फंदे से लटकना है, या उसके परिवार का कोई ना कोई और दुर्गति कर देनी है। मेरा प्रश्न बहन ताहिरा जी से अभी भी है कि आखिर एक ही वर्ग अपराध की पूरी परिभाषा पूरे देश में, समाज में सबसे ज्यादा उसी के ऊपर क्यों होती है? यह विषय उनके लिए विचारणीय होना चाहिए। एक जनसेविका होने के नाते विषय उन्होंने रख दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर एक वर्ग हरदम देश के मुख्य धारा में ऐसा आता है जो विलेन के तौर पर आता है। अभी देखिए मनोज जी ने कहा कि यहाँ पर घटनाएं ऐसी घटती हैं और सरकार कोई काम नहीं करती। मैं बता रहा हूं, कैसरबाग में एक घटना घटी थी जिसमें तत्कालीन सीओ कैसरबाग राजेश साहनी जी हुआ करते थे, और कुछ गुंडे कुछ एक विशेष दल का झंडा लगा करके उनको बोनट पर बैठा करके 2 किलोमीटर तक पूरी तरीके से दौड़ाते थे, और वो कैसे उनकी जान बची बोनट पर लटक करके, सबको घटनाक्रम याद होगा। आपको याद होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में वहां के एसपी को कैसे एक विशेष पार्टी, और मैं नाम लेकर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कैसे थाने में घुस। मैं समझ गया। मैं मनोज यादव भी उंगली उठा रहे हैं, आप कंप्लीट कीजिए। दूसरे सवाल का जवाब मैं चाहता हूं सौरभ जी आपसे, आप सत्ताधारी दल के हैं। मेरा दूसरा सवाल दुर्गेंद्र जी, मेरा अंतर पहले समझ लीजिए। मैंने कहा कि इनकी घटनाओं में कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन उस वक्त दिया गया, कानून के अनुसार काम करने की बात कही गई, गिरफ्तारी भी हुई, उनको सजा मिली या नहीं मिली, बड़ा लंबा बहस का विषय है। आज योगी जी के इस राज में अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो आपको याद है कि बुलडोजर जैसी घटना कैलिफोर्निया और इंग्लैंड तक में रिपीट की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में एक शासक ऐसा है जहां पर अपराधी अपराध करने के साथ ही, आप इलाहाबाद की घटना, प्रयागराज की घटना याद कर लीजिए, वहां पर परवेज टंकी नाम का आदमी दंगा भड़काने के लिए पूरा इंतजाम करता है, पूरी कानून व्यवस्था को चुनौती देता है। लेकिन परवेज टंकी का अवैध और उसका अवैधानिक ढांचा जो था मात्र 24 घंटे के अंदर ढहाया गया था। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी किसी भी जगह का हो, अगर अपराध करके वो बहुत दिनों तक रह ले, और जिस महल को उसने आज भी निघासन के पीड़ित परिवार ने, ब्रजेश सौरभ जी, निघासन के पीड़ित परिवार ने आज भी कहा है कि बुलडोजर अपराधियों की छाती पर चलना चाहिए। हमारे संवाददाता आमिर रजा से उन्होंने कहा इस बात को, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज। सरकार में यह आश्वासन तय है कि जो भी अपराधी हैं, पहली बात तो वो पुलिस के हत्थे तुरंत चढ़े हैं, एफआईआर की बात की जाती है, ये बात को भटकाने की बात है। पुलिस ने तात्कालिक कार्रवाई की है, 4 अपराधी पकड़े गए, और चारों अपराधी एटा की घटना और विधायक जी की माताजी वाली घटना में भी कुछ बोल दीजिए कुछ महाराज। हाँ, उस पर बोलिए जल्दी से। मंथन आप समापन की ओर है और मनोज यादव उंगली उठा रहे हैं। यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और वो ऊंच नीच देखकर अपराध नहीं कर रहा है। वो विधायक जी की माताजी हो या उनकी श्रीमती, नहीं मैंने नहीं कहा, उनको पता नहीं था कि विधायक जी की माताजी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार सबके साथ संभाव से काम कर रही है। किसी को जो सनसनीखेज अपराध हैं, ये बहुत सी क्राइम लिखे नहीं जा रहे हैं। बनारस की घटना नहीं लिखी गई अभी तक, तो बच्ची के रेप की घटना है।
नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड आप देखिए, घटना के पूरी तरीके से एफआईआर दर्ज किए जाने में 7% की बढ़ोतरी हुई है। आप अभी आंकड़े उठा करके दुर्गेन जी देख लीजिए, बढ़ाइए थोड़ा और बढ़ाइए महाराज, 7% में कुछ नहीं होगा। मनोज यादव आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि आखिर अपराध दर्ज किया जा रहा है तो 7% ज्यादा दर्ज हो रहा है। जी आपका धन्यवाद। बोलिए मनोज जी। बहुत विधायक जी की माता जी अगर अमित शाह जी के उस बयान को फॉलो कर लेती तो उनकी पूरी जेवर ही चली जाती। वो तो दिन में टहल रही थी, कान के कुंडल ही पहनी थी। उन्होंने कहा था कोई भी औरत पूरे शरीर के गहने ओढ़ के रात के 12 बजे जा सकती है। अब सोचिए गृह मंत्री देश का अगर ये बयान दे रहा था, आज से अब आप इस तरह की बीच में मत बोलिएगा, माफ करिएगा। 2014 से पहले कहने और अब बोलने दीजिए महाराज, माताएं नहीं निकल सकती। ब्रजेश जी बोलने दीजिए, विपक्ष को भी थोड़ा समय दे दीजिए भाई। मैं मनोज जी की बात का बोल सकता हूँ। आज से 8 साल पहले हमारी माताएं बहनें कभी भी दिन में नहीं, रात में नहीं, दिन में नहीं टहल सकती थी। आज तो रात 11 बजे 12 चलिए मनोज जी अब बोल लीजिए, 1 मिनट में जल्दी कंप्लीट करिए मनोज जी। हो गया आपका। भाग लेती हैं। देखिए मैं दुर्गेन जी, मैं डिबेट को बहुत आपके चैनल पे मैं इसलिए ज्यादा बैठना पसंद करता कि यहाँ अपनी बात रखने का पूरा समय मिलता है। ब्रजेश जी, मैं बहुत ज्यादा उद्दलित नहीं हूँ और मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और सरकार को घेरना भी नहीं चाहता। मैं बीजेपी के बयानात को सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। अगर वो बीजेपी को नहीं अच्छे लगते तो अपने नेताओं के मुंह में टेप लगा दें। मैं नहीं बोला हूं, ये गृह मंत्री ने देश के बोला है। मैं एक और बयान देता हूं, मैं किसी के भी कार्रवाई होती, जम्मू कश्मीर की घटना याद होगी, ताहिरा जी को भी याद होगी कि किस रेपिस्ट को बचाने के लिए किस राजनीतिक दल के लोग कौन सा झंडा लेके सामने आ गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल। ये कौन सी पार्टी थी जो रेपिस्ट को बचाने के लिए सामने आ गई थी? आप समाजवादी पार्टी को रोज गाली दो, रोज बेकार सरकार कहो, सुन लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्राइम का रेशियो घटना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार की जो मंशा है अपराध को लेके, वो स्पष्ट रूप से जनता के सामने झलकनी चाहिए। उस पे आप बात नहीं करते हो। आप सिर्फ पूर्व में ये होता था इनकी सरकार में वो, अरे हम कोई कहानी सुनने बैठे हैं क्या यहाँ पे भाई? हम कहानी सुनने नहीं बैठे हैं, हम आज की परिस्थिति की बात कर रहे हैं। जो घटनाएं सरकार का उन पे स्टैंड क्या है। आप लव जिहाद जैसा शब्द इस्तेमाल करो, आप बुलडोजर जैसा शब्द इस्तेमाल करो, आपको जो करना है वो करो साहब, लेकिन हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ इंसाफ हो। और आप जो एक नया ट्रेंड सेट, दुर्गेन जी मैं बड़ी बात कह रहा हूं, इस पे जरूर आप अपना वक्तव्य रखिए। जो एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि साहब हमने कार्रवाई कर दी। जब घटनाएं होती थी पूर्व में तो एसपी तक सस्पेंड होते थे, दरोगा सस्पेंड होता था, डीएम से पूछताछ होती थी। अब तो क्लैपिंग होती है। आप क्या कर सकते हो? जब बीजेपी के बैठे लोग अपने दरोगा को, मनोज जी, डीएम को, एसपी को बचाएंगे तो अपराध। मैं अब ताहिरा जी के पास जाना चाहूंगा। बिल्कुल नारी स्वर बिल्कुल मुखर होना चाहिए। ताहिरा जी बोलिए, आप बोलिए। दुर्गेन जी, मुझे बड़ा अजीब लगा, ब्रजेश जी मुझे तो लगा बड़ी संजीदगी से डिबेट में है। उन्होंने जिस तरह से कहा एक ही कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा उसमें है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। भाई कहाँ है, मैंने नहीं देखा, वो दिखाइए। कोई भी क्राइम करे, चाहे कठुआ में किसी ने किया हो, हम ये नहीं कहते कि सारी कम्युनिटी वही है। क्रिमिनल होता है जी, रेपिस्ट होता है। और अगर कोई नहीं होती तो फिर आप कैसे कहते हैं एक ही कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं? ऐसा नहीं, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। चलिए ठीक है, सुनिए, देश इस विषय पर ताहिरा जी मैं वादा कर रहा हूं कि इस विषय पर अलग से डिबेट करूंगा। सौरभ जी को बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, मनोज यादव जी को बुलाऊंगा, इसी पैनल को रिपीट करूंगा। इस विषय पर निश्चित मैं डिबेट करूंगा। अभिमन्यु त्यागी फाइनल कमेंट। अभिमन्यु त्यागी बहुत जल्दी में 20 सेकंड बस। सबसे ज्यादा अपराधी अभिमन्यु त्यागी बोलिए, 20 सेकंड। संजीदगी पर सवाल उठाइए। इनकी आवाज तो बंद कीजिए। बोलिए अभिमन्यु त्यागी बोलिए। जिस सरकार में स्वामी चिन्मयानंद जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे, सैनी जैसे और इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने वाले लोगों की गले में माला डालने वाले जैसे पोस्टर बोए हो, तो वहां खुशी दुबे, वहां अन्नू त्यागी, इंगला त्यागी, वहां हाथरस जैसी घटनाएं होंगी और जो पीड़ित होगी उसके साथ अन्याय होगा ही होगा। ये इस सरकार में सब सामने आ चुका है। बहुत 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 धन्यवाद
सौरभ जी आपका भी बहुत धन्यवाद, तारा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, मनोज भाई आपका भी बहुत धन्यवाद, और तमाम मेहमानों, तमाम अपने सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच एक खबर आ रही है लखनऊ से, लखीमपुर कांड को लेकर, यानी जो निघासन में रेप हुआ है, हत्या हुई है बच्चियों के साथ में, उस घटना को लेकर काफी उबाल देखा जा रहा है राजनीतिक हलके में, और आम लोग अब इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तमाम लोग, आज कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अभी रात में हजरतगंज, लखनऊ का जो हार्ट है हजरतगंज, वहां गांधी प्रतिमा में तक मार्च किया है, कैंडल मार्च निकाला है गांधी प्रतिमा तक, और मोमबत्तियां जलाकर सद्बुद्धि की अपील की है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सरकार से कड़े एक्शन की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मार्च निकाला, उन्होंने कैंडल मार्च निकालते हुए तमाम कार्यकर्ता हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पहुंचे और वहां प्रार्थना की कि किस तरीके की जो घटनाएं हैं बच्चियों के साथ देश में और प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं और ओवरऑल जो अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। ये एक बड़ी खबर आपको लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन भी दिया है अधिकारियों को, और ये कैंडल मार्च के बाद जो मोमबत्तियां जलाई हैं गांधी जी के सामने, उसकी ये तस्वीर कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। लखीमपुर के निघासन में 2 बहनों की रेप और हत्या की घटना से ये कार्यकर्ता उद्वेलित हैं और इन्होंने एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च निकाला है। ये कुल मिलाकर अब लोग उद्वेलित होने लगे हैं, उनमें उबाल आने लगा है। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम आपको एक ऐसे रिक्शे वाले के साथ छोड़ जाते हैं जिसका अंदाज निराला है। दीपक कुमार हैं ये रिक्शा चालक जो पटना में रिक्शा चलाते हैं और 100 से अधिक मशहूर हस्तियों की आवाज निकालते हैं, मेहनत करते हैं, एक मेहनत कश हैं, लेकिन ये कलाकार भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरे अपन के रिक्शे में तो काटता ही नहीं है गन्ना चूस। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानता है, यानी कि अजीत। अगर जले को आग कहते हैं, मुझे तो राख कहते हैं, लोग अपन को दीपक रिक्शा वाला कहते हैं। दीपक नाम है मेरा, दीपक रिक्शा वाला। मैं कोई देव साहब नहीं हूँ, मैं पतिदेव को बुला रहा हूँ, आइए। वाह जॉनी वाह, अरे ये देख, अरे अपन का नाम कोई जॉनी वानी नहीं है। अरे लोग मुझे दीपक रिक्शा वाला के रिक्शा के नाम से जानते हैं, क्या समझा? अरे अपन के रिक्शे में तो काटता ही नहीं है गन्ना चूस। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानता है, यानी कि अजीत। अगर जले को आग कहते हैं, मुझे तो राख कहते हैं।